क्या आपका डॉग अपने पॉज़ को बार बार लिक करता है? क्या आपका डॉग अपने पॉज़ को मुंह में रख के बाइट करता है? क्या आपका डॉग अपने ईयर्स को फ्लैप करता है? क्या आपके डॉग की स्किन प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं? स्किन की प्रॉब्लम्स बार बार ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बार बार हो जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शशांक गोयल एंड आप मेरे चैनल को देख रहे हो डॉग मॉग इन्फोटेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉग में एलर्जी के बारे में। यूँ तो डॉग में स्किन इन्फेक्शंस की बहुत सारी वजह होती हैं, बट एक जो मेन वजह है वो है एलर्जी। डॉग में स्किन एलर्जी मेनली 5 तरह की होती है। फर्स्ट इज़ एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेकंड फूड एलर्जी, थर्ड इज़ फ्ली एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फोर्थ इज़ सीजनल एलर्जी एंड फिफ्थ इज़ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो आज हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक सीरियस इशू है। बेसिकली ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये डस्ट, हाउस डस्ट माइट और हाउस एनवायरनमेंट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से ये आपके डॉग को होती है। इसमें आपका डॉग अपने पॉज को बार बार लिक करता है, अपने ईयर्स को फ्लैप करता है, उसके ईयर्स हमेशा रेड रहते हैं, पॉज हमेशा रेड रहते हैं। आप उसका ट्रीटमेंट भी कराओगे तब भी वो बार बार होती है। इसको डायग्नोज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये प्रॉब्लम बार बार होती है या ठीक नहीं होती, और कभी भी 100% जाती ही नहीं है। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी ये 10-20% रह ही जाती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम किसी भी ब्रीड के डॉग में हो सकती है, बट मेनली ये बीगल, गोल्डन रेट्रीवियर, लेब्राडोर रेट्रीवियर और शिट्जूज में बहुत कॉमन है। बेसिकली है क्या ये? जो नॉर्मल हमको इचिंग होती है वो हिस्टामिन की वजह से होती है। हिस्टामिन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीस्टैमिनिक्स खाते हैं, जैसे एविल, सेट्रिजिन, एटरएक्स, और हमारी इचिंग सेटल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये जो इचिंग है ये इम्यूनोलॉजिकल है, यानी कि डस्ट पार्टिकल या हाउस डस्ट माइट बॉडी या स्किन पर लगेगा। स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता कि आज ही डस्ट माइट लगा है या आज ही डस्ट लगी है तो आज ही इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक सर्टेन एज के बाद ही ऐसा होता है। तो जब डस्ट पार्टिकल या डस्ट माइट बॉडी पर टच करती है तो अंदर, बॉडी के अंदर ना धीरे धीरे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से ही ये इचिंग होती है। तो इस इचिंग को हम एंटीस्टैमिनिक्स से सेटल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एविल, सेट्रिजिन और आपकी एटरएक्स, आपकी एलिग्रा, ये सब काम नहीं करते। तो यहाँ हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट और कहना चाहिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का यूज़ करना चाहिए। तो इसके बेसिकली ट्रीटमेंट भी डिफरेंट तरीके से होता है, जिसमें हम साइक्लोस्पोरिन्स और ऑक्लासिटेनिब्स, साइटोपॉइंट्स, इसके अलावा स्टीरॉइड्स का भी इसमें यूज़ करते हैं। तो किस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या डोजेज रखनी है एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, वो एक बार केस की सीवियरिटी के बेसिस पे ही डिसाइड हम करते हैं। उसको बहुत लॉन्ग टर्म एक ही मेडिसिन को हम नहीं चला सकते। एटोपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर केसेस में फूड एलर्जी के साथ में होता है। अब फूड एलर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उसमें भी सेम ही सिम्टम्स आते हैं, बट इन दोनों को, एटोपिक डर्मेटाइटिस को और फूड एलर्जी को, इन दोनों को एक साथ ऑगमेंट करके ही हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। उसी के बाद इसका मैनेजमेंट होता है। बेसिकली ये जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कभी ठीक हो सकता है, बट हाँ, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस बेसिकली हाउस डस्ट से होती है और हाउस डस्ट माइट से होती है। तो इसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं कुछ मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे घर में अगर हम एयर प्यूरीफायर का यूज़ करते हैं तो हाउस डस्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, तो इस तरह की एलर्जी को भी कम किया जा सकता है। दूसरा, हाउस डस्ट की वजह से जो हाउस डस्ट माइट्स होती हैं, वो माइट के इन्फेक्शन को, इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए हम टैबलेट ब्रवेक्टो का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो रखना है अपने पपी को हेल्दी एंड रॉयल, तो फॉलो डॉक्टर शशांक गोयल। थैंक यू।